जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया में जो युद्ध है वो लगातार गहराता जा रहा है और सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर ये है कि आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन जनरल एंड स्पोक्स पर्सन जो है अली मोहम्मद नईनी, वो स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। और ये लगातार अपडेट्स आ रहे हैं वॉर से जुड़ी हुई। और जो ईरान और अमेरिका और इसराइल वॉर है, इसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस या फिर हम ये कहेंगे जो एनर्जी शॉक है वो लगातार बढ़ ही रहा है। इस सब के बीच में सऊदी अरेबिया की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं उनकी वार्निंग ये है कि जो oil है वो $180 पर बैरल जा सकता है अप्रैल में, अगर इसी तरह से जंग जारी रही तो। और आप सबको पता है कि ईरान और जो अमेरिका, इसके बीच में जो जंग जारी है, इसके बीच में जो अमेरिका है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी खर्चा अमेरिका का हो रहा है। और इसे लेकर ये आप ट्वीट देख सकते हैं कि F-35 जो उसका मारा गया, उस सब में से रिलेटेड ये खबर आ रही है कि किस तरह से जो यूएस मिलिट्री है उसकी इनविंसिबिलिटी और एरोगेंस है, उस पर ये अटैक है। साथ ही साथ जो यूएस में अगर हम पेंटागन की बात करें तो वो भी यूएस कांग्रेस $200 बिलियन की डिमांड कर रहा है कि आगे सैंक्शन किए जाए ताकि जो वॉर है उसको कंटिन्यू किया जा सके। और इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा असर पड़ा है एनर्जी पर, उस सब के बीच में आपको ये नजर आएगा कि यूएस जो है वो रशियन ऑयल सैंक्शन जो है वो, और साथ ही साथ जो वेनेजुएलन ऑयल, और उसके साथ में आप ये देख रहे ईरानी ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी खेल को आज समझने की कोशिश करेंगे बारी-बारी से। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, ताज़ा लेटेस्ट अपडेट आईआरजीसी स्पोक्सपर्सन अली मोहम्मद नईनी, वो स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो सऊदी की तरफ से वार्निंग आई है कि अप्रैल तक अगर इसी तरह से जंग जारी रही तो ये $180 पर बैरल ऑयल की कीमत पहुंच सकती है। किस तरह से पूरी सिचुएशन को देख? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका और इजराइल ईरानियन लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी की लीडरशिप्स हैं जो पोजीशंस में हैं उन सबको एलिमिनेट किया जा रहा है। अली लारिजानी को उन्होंने असैसिनेट कर दिया। अब उन्होंने वहां के जो स्पोक्स पर्सन है आईआरजीसी के, उसको एलिमिनेट कर दिया। पर ईरान ने भी इसके लिए एक तरह से काउंटर मेजर ले लिया है। उन्होंने 7 सक्सेशन लाइन जो है वो ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और उन्होंने ये भी बोल दिया कि कोई भी मारा जाए तो आप इमीडिएटली आप चार्ज ले लीजिए। प्रोटोकॉल्स एक तरह से सेट किए हुए हैं और ईरान ने ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर दिया है। आईआरजीसी ने अभी 31 कमांड यूनिट्स बनाए हैं और उनको डायरेक्टली बोल दिया है आप ऑटोनोमस हो, आपको मालूम है क्या करना है, आपको तेहरान से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने बोल दिया है कि अगर ये वॉर अप्रैल से बियॉन्ड अगर जाता है तो 180 से $200 तक पहुंच सकता है। ये लाइकलीहुड है क्योंकि देखिए कि 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे पहले जो गल्फ वॉर था 2002-2003 में, उसके बाद आप ये देखिए कि जो कोविड के वक्त में भी डिसरप्शन हुआ था, पर उस समय हम लोगों का आना जाना कोविड के बीच में डिसरप्शन हुआ था। इमरजेंसी सप्लाईज जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको डैमेज नहीं हुआ था, तो वर्ल्ड कैसे भी चल रहा था। अब तो आप ये देखिए कल ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को और उनकी रिफाइनरी को टारगेट किया। तो ये चीज बता रहा है कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, वेस्ट एशिया के अंदर है, वो टारगेट पे आ गया है। इनफैक्ट कतर एनर्जी ने कल बोला है कि उनकी जो कल ऑयल गैस फील्ड को जो इसराइल ने उसको नुकसान पहुंचाया है, नहीं सॉरी, एक्चुअली क्या है, कतर ने बोला है जो ईरान ने उनकी गैस ऑयल फील्ड को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो 17% डैमेज हो चुकी है। उसको ठीक करने में 3 से 5 साल लगेंगे। वैसे ईरान की जो गैस फील्ड है उसको भी उन्होंने तबाह कर दी है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी गैस फील्ड और रिफाइनरी को टारगेट किया है।
कुवैत के अंदर उन्होंने टारगेट कर दिया है, यूएई के अंदर टारगेट कर दिया है, जॉर्डन के अंदर टारगेट कर दिया है। तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये एक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर रिफाइनरीज टारगेट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, प्रोडक्शन हो नहीं सकता, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल हो नहीं सकता। इसके कारण सप्लाई साइड शॉक बढ़ेगा और $200 तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये देख लीजिए कि प्रॉब्लम्स बहुत एक्यूट है। इसके कारण जो अमेरिका है, उन्होंने बोल दिया है कि हम जो 140 मिलियन बैरल ईरानियन ऑयल है, उसको हम अनसैंक्शन कर देंगे। मतलब वो अलाउ कर रहे हैं कि ईरान अपना तेल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है। उसके साथ ही देखिए कि उन्होंने बोल दिया है वेनेजुएला के ऊपर जो ऑयल सैंक्शन लगाए थे, वो उसको भी हम हटा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि उन्होंने रशिया के ऊपर ऑयल सैंक्शन लगाए थे, उसके बावजूद उन्होंने जो सैंक्शन हटाए हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आए हैं। देखिए अंबर जी, अब क्या हुआ है कि कल साउथ कोरिया ने बोला है कि हम साउथ कोरिया और थाईलैंड ने बोला है कि हम अभी रशियन ऑयल लेने वाले हैं। और साउथ कोरिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भारत का 60% है। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा बायर जो है चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है। थर्ड लार्जेस्ट बायर जो है साउथ कोरिया, वो भी रशियन ऑयल के पास जा रहा है। थाईलैंड वो जो है वो भी बोल रहा है कि हमें रशियन ऑयल चाहिए। इवन पाकिस्तान भी अपनी जो सोर्सिंग है वो रशिया से डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसके बावजूद आप देखिए कि एनर्जी के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे। गल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म कर दिया है, उनकी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो चुकी है। टूरिज्म रिलेटेड जो भी वो कर रहे थे, एंटायरली इट हैज बीन डिवास्टेटेड, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। उसके बाद देखिए कि आप जो ऑल्टरनेट सोर्सेज से भारत भी ट्राई कर रहा है। देखिए अभी हमने अर्जेंटीना से फर्स्ट टाइम गैस इंपोर्ट किया है, उसका जो टैंकर है मार्च के एंड में आने वाला है। यूएस से हम टैंकर्स में एलपीजी और एलएनजी मंगा रहे हैं। रशिया से हम अपनी जो एलपीजी है वो जो हमने बंद करके रखा था उसको हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत चल रही है। ये जो जितने भी देश है ना, आप देख लीजिए, सारे जो है वेस्ट के देश है, और इन्होंने इस्लामिक देशों में जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको खत्म कर दिया है, ताकि इनका क्रूड ऑयल बिकता रहे और इनके और जो वेस्ट के अंदर रिसेशन आया है उसको वो अपनी इकोनॉमी को उबार सके। द रियल रीजन इज दैट ओनली। और सेकेंड रीजन ये है कि अमेरिका जो है अपना प्रभुत्व डॉलर ट्रेड को बनाए रखना चाहता है। एनर्जी ट्रेड में वो दूसरी करेंसी को आने नहीं देना चाहता, वो युआन को इंटरनेशनलाइज नहीं करने दिया जा रहा। इसके लिए उन्होंने जो भी चाइना को सप्लाई करता था जो डिस्काउंटेड क्रूड प्राइस में, भले ही वो वेनेजुएला हो या ईरान हो, सबको उन्होंने बोल दिया कि डॉलर में ट्रेड करोगे तो हम करने देंगे। इससे समझ में आ रहा है कि जो वर्ल्ड के अंदर अक्यूट एक तरह से एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। अब ये देखिए, ये न्यूज, पेंटागन बोल रहा है हमें $200 बिलियन चाहिए फॉर कंटिन्यूइंग द वॉर। देखिए अभी युद्ध के अंदर 21 से अब 22 दिन हुए हैं, ऑलरेडी 25 से 26 बिलियन डॉलर इन्होंने खर्चा कर दिया है। मतलब एक दिन का खर्चा $1 बिलियन से है, और इन्होंने $200 बिलियन मांगे हैं, एडिशनल $200 बिलियन। तो मतलब ये चाहते हैं कि ये वॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स चले। 6 मंथ्स के अंदर ये ईरान के अंदर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करना चाहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और इरानियन रिजीम को एक तरह से तख्ता पलट करना चाहते हैं। ये अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है, इसलिए उन्होंने पेंटागन के अंदर उन्होंने ये याचिका डाली है। पेंटागन ने कांग्रेस को याचिका डाली है। मोस्ट लाइकली मेरा मानना है कि कांग्रेस इसको अप्रूव करने वाला नहीं है। अब यूएस मराइन्स जो है उनको भी बताया जा रहा है, रीडिप्लॉय किया जा रहा है फ्रॉम जापान टू द गल्फ। अब यूएस मराइन्स अगर उधर आती है तो उनका क्लियर कट टारगेट रहेगा, ईरान के पास जो खरगी आइलैंड है उसके ऊपर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है, ताकि ईरान को एक तरह से नेगोशिएशन टेबल पे लेके आया जा सके, और चाइना के ऊपर भी दबाव बनाया जा सके कि वो ईरान को बोले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो शिप को पास करने दे। इनफैक्ट ईरान ने अभी बोल दिया है कि इसके बाद आज से एडिशनली जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगी, हम उसके ऊपर टोल टैक्स लगाने वाले हैं।
और जिसके कारण हमें $73 बिलियन का ईयरली फायदा हो सकता है। और इसराइल ने बोला है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स पास करने की जरूरत करना ही नहीं चाहिए, हमें एक पाइपलाइन बनाना चाहिए और जितनी भी ये जो सप्लाई है वो हमें इसराइल के थ्रू, इसराइल का जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट, उसके थ्रू हमें उसकी सप्लाई करनी चाहिए। तो ये जो बातचीत चल रही है, आप समझ लीजिए कि अब सब लोग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी लॉजिस्टिक्स, एनर्जी सप्लाई के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये पूरा वॉर एक तरह से एनर्जी सेक्टर का गेम हो चुका है, ये मेरे को समझ में आ रहा है इतना। तो मेशी ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये अब सारा कुछ थमने का नाम ले नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर एनर्जी का भी को लेकर भी ये पूरा खेल है, तो कहाँ जाकर ये खेल रुकने वाला? जो सऊदी अरेबिया की तरफ से इंडिकेशन मिली है ऑफिशियल्स की तरफ से कि $180 प्रति बैरल तक पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्टिव है? कुछ ऐसा बेंचमार्क सेट किया हुआ है क्या? कुछ आप इसमें समझ पा रहे हैं कि कब जाकर ये युद्ध रुक सकता है? देखिए, आज की डेट में सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ नेशन है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। उन्होंने डिक्लेरेशन भी दे दिया है कि हमारी रिफाइनरी को हिट हुआ है, जिसके कारण सालों तक सप्लाई आने वाली नहीं है। मतलब ये एक तरह से खुद, मतलब आप समझ लीजिए, ये चाहें तो भी अपना जो रिपेयर जल्दी करना चाहें वो नहीं करेंगे, क्योंकि सब जब आप शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता जाता है। सऊदी अरेबिया को ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का उसका दाम आता है $8 से $10। अब सोचिए $10 में अगर वो तेल निकालता है और $180 में बेचता है, तो उसको 1800% प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो क्यों दाम कम करेगा? उसको एक ही चीज रहेगा, लेट मी एक्सट्रैक्ट लिटिल बिट ऑफ ऑयल जिसमें मेरे को फायदा ज्यादा है। इसमें नुकसान किसको है? नुकसान है इंडिया को, चाइना को, जापान को, साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट की जो कुछ कंट्रीज है उनको नुकसान है। इन सबको नुकसान होने वाला है। सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि तेल के दाम बढ़ जाए, जिससे उनको भी फायदा हो। अमेरिका भी वही चाहता है, रशिया भी वही चाहता है, और ओपेक की कंट्रीज भी वही चाहते हैं। अब ये देखिए कि कतर बोल रहा है कि 3 से 5 साल लगेगा मुझे, और ये जो गैस के भाव हैं, गैस के जो उनकी जो रिफाइनरी है जो 17% डैमेज हो चुकी है, इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है इंडिया, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया के साथ, जिसमें ऑलरेडी प्राइसेस फिक्स्ड है। अब एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया है, बोल दिया हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करते हैं। कुछ दिनों बाद ये रिफाइनरी को अंदर रिपेयर चालू करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे और नए दर पर ये कॉन्ट्रैक्ट वापस साइन करेंगे। ये एक तरह से गल्फ वाले भी अपना जो फायदा है उसी हिसाब से वो लोग प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर ये चाहें तो जल्दी से रिफाइनरी को रिपेयर कर सकते हैं, पर न रिपेयर करने में इनका फायदा है। इसी के लिए ये सब एक इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब एक तरह से बोल रहे हैं कि अगर आपको फ्यूचर में ऑयल चाहिए तो आपको $180 में खरीदना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल की सप्लाई हम नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, ये एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं। तो फिर क्या समझा जाए उमेश जी कि पूरा जो युद्ध है सोचा समझा ये एक प्लान है पूरे इस प्राइस को सेट करने के लिए, जो डॉलर डी डोमिनेंस और सारा कुछ जो चल रहा था उस सबको सेट करने का ये एक? देखिए, युद्ध फर्स्ट दिन मैंने बोला था, जब कोविड के बाद तेल के दाम सेटल हो गए थे $30 to $35। यूएस का शेल ऑयल का जो कॉस्टिंग आता है प्रोडक्शन, वो $35 तक आ रहा था। उसके बाद यूक्रेन युद्ध चालू हुआ, क्रूड का प्राइस सेटल डाउन हुआ $65 पे। यूरोप की जो एनर्जी सप्लाई थी रशिया से, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, उसको उड़ा दिया गया। यूरोप बिकेम टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। चाइना बिकेम टोटली डिपेंडेंट ऑन रशिया। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। अब आता है ये ईरान और इसराइल का वॉर। ईरान के और इसराइल के वॉर के अंदर चाइना की जो ऑल्टरनेट स्ट्रीम्स ऑफ सप्लाई है, जैसे वेनेजुएलन क्रूड ऑयल, इरानियन क्रूड ऑयल, इन सबको डिसरप्ट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ईरान के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स भी किया हुआ है, वो भी उसके एक तरह से बैड डेब्ट्स हो चुका है। वेनेजुएला के अंदर भी $110 बिलियन उनके
उनके बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। अब अमेरिका क्या करना चाहता है, वो चाइना के साथ अभी डील करेगा। चाइना को बोलेगा आप हमको अनइंटरप्टेड सप्लाई दो रेयर अर्थ मिनरल्स की, उसके बदले हम आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे हाइड्रोकार्बन्स और गैस की। दिस इज द लॉजिक। ये एक तरह से अमेरिका का प्राइमरी गोल है। सेकेंड, अमेरिका चाहता है जो भी ट्रेड हो वो युआन में ना हो के डॉलर में हो। इसराइल का फायदा इसमें यह है कि ईरानियन लीडरशिप को वो वीकन करना चाहता है। ईरान के जो मिलिट्री साइट्स है, उसके जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर साइट्स है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। साथ में ईरानियन लीडरशिप को भी वीक कर रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि ईरान में तख्ता पलट हो सकता है अगर कंटिन्यूसली आपके लीडर्स मरते गए। जो रेजिम है ऑटोमेटिकली चरमरा जाती है, और वहां पर जो नेक्स्ट अगर कोई पीपल का अपराइजिंग होगा, ईरानियन स्टूडेंट्स या किसी का भी, उस समय तख्ता पलट पॉसिबल है। ये एक तरह से सस्टेन स्ट्राइक कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान की टोपोग्राफी ऐसी है कि मिलिट्री इन्वेजन एक तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा, बट ये सब बोलना पड़ता है, ऑप्टिक्स के लिए दिखाना पड़ता है। तो वहां पर केओस क्रिएट करके पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी नीड्स है, उनको उसकी जो प्राइसेस है वो बढ़ चुकी है। इसमें फायदा पूरी वेस्ट का हो चुका है, गल्फ का फायदा थोड़े दिन बाद होगा। अल्टीमेटली लूसर कौन होने वाला है? अल्टीमेट लूसर है चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। इन लोगों को नुकसान है। देखिए, ये जितनी भी कंट्रीज है जहां पे अभी नेगोशिएशन चल रहा है, ये वेस्ट की क्रिश्चियन कंट्रीज है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अर्जेंटीना, रशिया। आप देख लीजिए कौन सी गल्फ कंट्रीज की रिफाइनरी को छोड़ा है। ये तरह तरह से सोचा समझा वॉर है, जिसमें उन्होंने जो ये तरह से फिक्स मैच समझ लीजिए, जिसमें लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्ले कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि यूएस नहीं चाहता था कि ईरान के गैस फील्ड्स पे हमला हो, पर इजराइल नहीं माना और इजराइल ने कर दिया। और इजराइल ने उसके बाद उसको ये भी मालूम था कि कतर के ऊपर भी हमला होगा। तो ये भी एक तरह से सोचा समझा प्लान है। एंटायर थिंग इज फिक्स्ड, अंबर जी, मेरा ये मानना है। और सेकेंड चीज है कि अभी स्टॉक मार्केट के दाम कम, स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शंस सस्टेन्ड है। जब वैल्यूएशंस कम हो जाएगा तो ये जो जितनी भी बड़ी अमेरिकन फर्म्स है, ब्लैक रॉक है, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, इन सबको फायदा होने वाला है। ये सब बॉटम फिशिंग करेंगे, और जब एनर्जी प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन जो काम मिलेगा वो सारे अमेरिकन कंपनीज को मिलने वाला है। मिलिट्री का जितना भी फायदा है वो वापस अमेरिकन कंपनीज को ही मिलने वाला है, क्योंकि वो चाइनीज कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब समझ लीजिए, इसमें पूरा फायदा अमेरिका का है, बाकी पूरे विश्व का नुकसान है। अल्टीमेट बॉस है अमेरिका। और मैं हमेशा बोलता था अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो शो पीस के लिए नहीं है। और उनकी अगर अभी जो बताया जाता है कि F-35 के एक प्लेन को डैमेज हुआ है, उनके 10 फाइटर जेट्स F-16 उसको शॉट डाउन कर दिया है। फिर बाद में टैंकर जो उनके फ्यूल्स है वो शॉट डाउन हो गया। अगर वो कॉस्ट देखे तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका हैज द विल टू प्रिंट डॉलर्स, और वो डॉलर जो है हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्रेड सेटलमेंट। अमेरिका वो सिस्टम को बनाए रखना चाहता है ताकि उसका मिलिट्री डोमिनेंस बना रहे, और चाइना जो है उसको चैलेंज ना कर सके। चाइना भी वही करेगा। देखिए, जब युआन आ जाएगा तो वो भी वही बोलेगा कि मैं, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक कर दूंगा। अगर अमेरिका चोर है तो चाइना डाकू है। एक चीज देखिए, तो मेरा ये मानना है कि चोर के साथ रहना बढ़िया है, चाइना पे तो भरोसा कर भी नहीं सकते। और भारत के जो जितने भी लोग जो अमेरिका को बोलते हैं अमेरिका के साथ ये हो गया, फिर भी आज की डेट में इन कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, अमेरिका इज फार बेटर देन चाइना। ये मेरा मानना है, क्योंकि आपकी डायस्पोरा जो आज अमेरिका में कम से कम 5 मिलियन इंडियंस रहते हैं, वहां पर वो टैक्स भरते हैं, वहां से रेमिटेंसेस आते हैं। आपका आईटी ट्रेड जो सर्विसेज ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है।
आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो सरप्लस है वो अमेरिका के साथ है। मानता हूं कुछ प्रॉब्लम जरूर है, पर वो मैनेजेबल है। चाइना के हाथ में तो कुछ भी मैनेजेबल नहीं है। आप सोच लीजिए, तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी जी जाके आए थे, आज उसके अंदर 6 महीना हो गया। चाइना ने बोला था हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्या सपोर्ट हुआ? आज भी ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज $120 बिलियन। सोचिए, चाइना ने हमारे एक्सपोर्ट्स को सिर्फ अलाउ भी नहीं किया है, और ऊपर से हमको जो फर्टिलाइजर चाहिए हमने रिक्वेस्ट की, उसको डिनाई कर दिया है। ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये जो लड़ाई है इट इज बिटवीन डॉलराइजेशन एंड यूएनआइजेशन। इनको लड़ने दीजिए, हमें क्या फायदा है हमें अपने इस तरह से देखना है। आज हमारा फायदा अमेरिका के साथ है तो अमेरिका के साथ रहो, कल चाइना हमको देखा तो उनसे भी डील कर लो या दोनों से डील कर लो। वी हैव टू सी आवर बेनिफिट्स। मैं कोई चाइनीज कैंप में भी नहीं हूं, मैं अमेरिकन कैंप में भी नहीं हूं, मैं भारत के कैंप में हूं। मैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात करता हूं, मैं यूएनआइजेशन और डॉलराइजेशन के बीच में पढ़ना नहीं चाहता। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, जो डी डॉलराइजेशन के एक्सपर्ट्स है, जो अमेरिका की डॉलर की अंत्येष्टि निकाल चुके हैं, मैं यही बोल रहा हूं कि आज डॉलर जो है 93.36 पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि $3 जो डॉलर ₹3 है वो कब आएगा मुझे नहीं मालूम, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अंबर जी, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद उमेश जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी अपडेट्स पर आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।